साथियों, पटवार एग्जाम के लिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपके पीओन में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जितने एग्जाम हैं उन सब में आपके लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं एलील। एलील किसको कहते हैं? विपरीत लक्षणों वाले जीन, इनको क्या कहा जाता है? एलील। फिर आगामी प्रश्न है BS6 क्या है? BS6 का पूरा नाम है भारत स्टैंडर्ड, और भारत में BS4 से सीधे BS6 को अपनाया था 1/4/2018 से। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए लागू मापदंड ऑटोमोबाइल के उत्सर्जन मापदंड, इनका नाम है BS6। पहले किसी समय यूरोपीय संघ ने मानक अपनाए थे यूरो, और यूरो की तर्ज पर भारत ने भी अपने मानक अलग से अपना लिए हैं। फिर आगामी प्रश्न है साथियों NGT, इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये 2010 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं वो अलग से इस कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा। कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा। फिर आगामी प्रश्न है राजपुरुष, यानी प्रतिहार वंश में राज्य के अधिकारी, ये राजपुरुष कहलाते थे। प्रतिहार वंश में पता है भीनमाल का था, अपने मंडोर का भी प्रतिहार वंश था, और मुसाहिब जयपुर रियासत में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का कार्य करता था, यानी राजा का मुख्य सहयोगी होता था, उसको कहते थे मुसाहिब। हस्तायुर्वेद ये साथियों गुप्त काल की एक पुस्तक है, गुप्त काल की बुक है, जिसके लेखक थे पालकाप्टे। और ये किससे संबंधित है? देखो, हस्ती शब्द से भी अर्थ आता है कि हाथी, यानी ये हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। फिर आगामी है अपना एक भारत का एक ऐसा विलक्षण जिला है जिसकी सीमा 4 स्टेटों से लगती है, वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। यानी यूपी का एक जिला, इसका नाम है सोनभद्र, और इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। फिर आगामी प्रश्न है साथियों पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। नेताजी सुभाष बोस का जन्मदिन। फिर है नगरसरी, ये एक शोध संस्थान है जो आजादी से पहले बनाया गया था, ये चूरू में है। नगरसरी शोध संस्थान ये चूरू में है। फिर आगामी प्रश्न हम लेते हैं स्वामी गोपाल दास चंदनमल बहेड़, ये कहां के क्रांतिकारी थे? सर्वहितकारिणी पाठशाला कहां थी और कबीर पाठशाला कहां थी? सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1907 में चूरू में की गई थी, आजादी से बहुत पहले, और इसने हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया था। ये संस्था भी संचालित है। कबीर पाठशाला, ये जो दलित वर्ग के जो छात्र थे उनके लिए, ये भी आजादी से पहले की है। कबीर पाठशाला, ये दोनों चीजें चूरू की है।
फिर आता है चंदनमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास, ये चूरू के क्रांतिकारी थे। इन लोगों ने चूरू में जो धर्म स्तूप है, स्थानीय लोग उसको लाल घंटाघर कहते हैं, जो बिरला परिवार का बनाया हुआ है, क्योंकि बिरला जी का ननिहाल चूरू में था, तो उन्होंने चूरू में धर्म स्तूप बनाया था। इस पर सभी धर्मों की मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए इसका नाम है धर्म स्तूप। लोकल नाम है इसका लाल घंटाघर। तो लाल घंटाघर के ऊपर इन लोगों ने तिरंगा फहराया था और कई दिन इनको जेल में रहना पड़ा। फिर आगामी प्रश्न हम विज्ञान का लेते हैं कि कौन से तत्व को, पदार्थ को प्रयोगशाला में सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित प्रथम रसायन, इसका जवाब है साथियों यूरिया। क्या नाम है? यूरिया, जिसको हम उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। फिर जो दो एक फेमस बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, तो सामान्य मलेरिया है, ये मादा एनाफेलिस से होता है, और मादा एनाफेलिस इसका वाहक है। किसका वाहक है? ये प्लाज्मोडियम का। यानी प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है मानव के रक्त में, तब मानव में मलेरिया हो जाता है। दूसरा है मस्तिष्क मलेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे होता है? मस्तिष्क से मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम की दूसरी प्रजाति है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से मस्तिष्क मलेरिया होता है, जबकि सामान्य प्लाज्मोडियम, जिसको हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं, कौन सी प्रजाति है प्लाज्मोडियम की? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके संक्रमण से सामान्य मलेरिया होता है। मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो कुनेन औषधि है, और कुनेन हमें सिंकोना की छाल से मिलती है। कहां से मिलती है? सिंकोना छाल से कुनेन मिलती है। और ये प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जीव है? जीवाणु है या शैवाल है, कवक है? इस प्रकार का क्लासिफिकेशन भी कई बार आ जाता है। तो प्लाज्मोडियम साथियों एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। कई बार ये प्रश्न भी आए हैं कि मानव में प्रोटोजोआ से जनित दो रोगों के नाम बताइए, तो मलेरिया और दूसरा होगा अमीबायोसिस। यानी अमीबा भी एक प्रोटोजोआ का उदाहरण है। फिर हम आगामी प्रश्न लेते हैं, जो बर्ड फ्लू जो होती है पक्षियों में, ज्यादातर मुर्गियों में फैलती है, उसका वायरस। बर्ड फ्लू ये वायरस जनित रोग है, और इसका जो वायरस है उसका नाम है H5N1 इन्फ्लुएंजा। ये ज्यादातर मुर्गियों में फैलता है। एक जो डेंगू बुखार होती है, ये भी मलेरिया से है, लेकिन ये वायरस से होती है, डेंगू बुखार। ये वाइवेक्स मच्छर से। कौन से मच्छर से? और वाइवेक्स मच्छर में भी वो है मादा वाइवेक्स के, और ये 1 फीट से ऊपर मच्छर नहीं उड़ सकता। इसकी लार में क्या पाया जाता है? जो इसका वायरस है, यानी डेंगू बुखार वायरस जनित है और वैसे मच्छर से पैदा होती है। तो इस वायरस को ये अपने लार के द्वारा किसी व्यक्ति में जब छोड़ देता है तो हमें मलेरिया हो जाता है। सॉरी, मलेरिया नहीं, ये डेंगू बुखार।
अब ये बौद्ध धर्म में चौथी संगीति का हम यहाँ विस्तार से विवरण करें। चौथी बौद्ध संगीति, ये साथियों कश्मीर में हुई थी। कश्मीर का स्थान था कुंडलवन। कौन सा स्थान था? कुंडल। बहुत सारा इजी तरीके से याद रहेगा। कुंडलवन कश्मीर। और शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन कितने ग्रुप में हुआ था? दो में। एक तो हो गया हीनयान, जो पुराने बौद्ध थे वो हीनयान में रह गए। हीनयान का होता है छोटी गाड़ी, महायान का होता है बड़ी गाड़ी, यानी इनकी मूल भाषा रह गई थी, पाली इनकी भाषा थी। और दूसरे थे महायानी। कनिष्क खुद महायान धर्म में चला गया था। महायान की भाषा थी संस्कृत। और इसका अर्थ होता है बड़ा यान। और इसमें बुद्ध को ईश्वर या महामानव माना गया। जबकि हीनयान जो धर्म है इसमें बुद्ध को सामान्य व्यक्ति ही मानते हुए कि सामान्य से थोड़ा सा वो अलग थे। इस प्रकार इनका दो में अलग अलग विभाजन हो गया। फिर आता है साथियों आलवार। ये क्या थे? आलवार और नैनार, ये दक्षिण भारत में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नैनार ये तमिल में या दक्षिण में तमिल के शैव संत। फिर आता है नैनार। आलवार, आलवार थे तमिल के वैष्णव संत, उनका नाम है आलवार। आलवारों में एक महिला संत भी हुई है, उसका नाम है अंडाल। क्या नाम है? अंडाल। इसके पिताजी भी आलवार संत थे। और इनके जो आलवार संतों के जो गीत हैं उनको कहा जाता है दिव्य प्रबंधम। क्या कहा जाता है? दिव्य प्रबंधम। साथियों आगामी प्रश्न है गंग नहर, जिसके लिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर 1927 में और पंजाब के हुसैनीवाला हेड से, कहां से निकाली गई थी? हुसैनीवाला हेड से। और इससे सिंचाई केवल गंगानगर जिले में होती है। हनुमानगढ़, बीकानेर, इनमें गंग नहर नहीं है। फिर साथियों आगामी प्रश्न है अपना सती प्रथा के ऊपर रोक कब लगाई गई? ये 1829 में। और रोक लगाने वाला था लॉर्ड बेंटिंग। और 1829 का ये 17वां अधिनियम था। कौन सा था? 17वां। से याद रह जाएगा, 17वां सती से संबंधित है। फिर आगामी प्रश्न अपने ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने 1814 में एक दूसरी संस्था बनाई थी, उसका नाम था आत्मीय सभा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कई बार इनका कर्म पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की जो संस्था है उनका कर्म क्या है। आत्मीय सभा 1814 में बनाई थी। ब्रह्म समाज इन्होंने 1828 में बनाया। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि विदेशी भाषाओं पर बहुत बल देते थे। साथ ही इन्होंने भारत का जो प्राचीन ज्ञान है उसको भी अक्षुण्ण रूप से बनाए रखा। उधर भी लोगों को मोड़ने का प्रयास किया। बंगाली में अखबार निकाले, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अंग्रेजी भी बहुत बड़ी अच्छी रूप से इनकी कमांड थी। फिर आता है साथियों आगामी प्रश्न कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित भारत का पहला समाचार पत्र। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंधित, किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? प्रतिबंधित एनपी। एनपी मतलब न्यूज़पेपर। यह है सोम प्रकाश। कौन सा अखबार था? सोम प्रकाश, जिसका लेखक था ईश्वर चंद्र आईसी विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत में कौन सा बड़ा काम किया जिसके लिए उन्हें हम भारत का एक महान धर्म सुधारक मानते हैं? वो कार्य है साथियों, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन यानी हिंदू विडो रीमैरिज एजिटेशन इन्होंने शुरू किया था, और इनके आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह की भारत में अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 का है, और ये जारी करने वाला अंग्रेज था लॉर्ड लिटन। यानी भारत में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी जो अंग्रेज गवर्नर था वो लॉर्ड लिटन था, और दूसरा नाम बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगामी प्रश्न है साथियों, अमरदास बैरागी, ये किसका नाम था जिसको हम राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं? अमरदास बैरागी, और दूसरा नाम इनको देते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। उसी प्रकार जोरावर सिंह बार्ट भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, और लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद ये मध्य प्रदेश में गुमनाम तरीके से साधु के वेश में रहने लग गए, और अपना नाम रख लिया इन्होंने अमरदास बैरागी। ये केसरी सिंह बार्ट के भाई थे, जोरावर सिंह बार्ट। ये आपके क्लियर हो गया। राजस्थान का चंद्रशेखर क्यों कहते हैं? जिस प्रकार चंद्रशेखर पुलिस की पकड़ में नहीं है, उसी प्रकार जोरावर सिंह बार्ट भी पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आए। फिर आता है साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, और सबसे ज्यादा विदेशी जिस मेले में आते हैं वो भी पुष्कर है। तो ये साथियों पुष्कर, ये नवंबर महीने में लगता है, और वैसे कार्तिक पूर्णिमा को ये पूर्ण होता है। इसके बाद राजस्थान में एक मेला ऐसा भी है जो अमावस्या को भरता है। ज्यादातर मेले पूर्णिमा को, एकादशी को इस प्रकार भरते हैं। तो अमावस्या को भरने वाला मेला श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या को ये मेला लगता है डिग्गी कल्याणपुरी टोंक में। डिग्गी कल्याणपुरी मेला ये कहाँ है? टोंक में। टोंक की एक दूसरी विशेषता भी है, वो यह है कि यहाँ कभी भी प्रजा मंडल नहीं बना था, और टोंक की स्थापना पिंडारी यानी पिंडारी मराठा की सेना में हुआ करते थे। अमीन खान पिंडारी ने की थी। टोंक के किले का नाम है भौमगढ़ भी कहते हैं, इसको अमीरगढ़ भी कहते हैं अमीर खान के नाम पर। और यहाँ सबसे प्राचीन पुराण भी उपलब्ध है, मुबारक महल भी है, सुनहरी कोठी भी है, ये कई चीजें हैं। फिर आगामी प्रश्न है बर्ड किसान आंदोलन। बर्ड किसान आंदोलन ये कहाँ हुआ था साथियों? ये बूंदी में हुआ था। किस जिले में हुआ था? बूंदी में। और राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा बूंदी में लगाया गया था, यानी राजस्थान का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री। ये भी कहाँ है? लाखेरी बूंदी में। और ये लगाने वाली कंपनी थी क्लिक निक्सन, एक अंग्रेज कंपनी थी। फिर एक राजस्थान का नहीं भारत का सबसे बड़ा ये फ्लोट ग्लास कारखाना, ग्लास फैक्ट्री, और इसका नाम है सेंट गोबिन। फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबिन, उसने एक फैक्ट्री लगाई है कई साल पहले, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री। ये है कहरानी अलवर यानी भिवाड़ी के पास है ये कहरानी कस्बा। फिर आगामी प्रश्न अपना सानू 76 किसके लिए चर्चित है? और अपभ्रंश की जेठी बेटी किसको कहा जाता है? सानू 76 ये है जैसलमेर का स्टील ग्रेड सोना भंडार, यह है सानू क्षेत्र।
अपभ्रंश की जेठी बेटी, ये अपनी राजस्थानी है। अपभ्रंश की जेठी बेटी, यानी जेठी का पता है बड़ी, ये हो गया राजस्थानी। और राजस्थानी की बोलियां कितनी हैं? बोलियां हैं 73 बोलियां हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें है कि नागरचौल और काठेड़ी और 84 ये किसकी भाषाएं बोलियां हैं? नागरचौल और 84 ये साथियों जयपुर के आसपास में, टोंक के आसपास है, ये ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां। इनका नाम है, कई है ढूंढाड़ी की, और दादू ने अपना साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में रचा था, नागरचौल और 84। और फिर एक प्रश्न है मेवाड़ पुकार, ये किसका था? मेवाड़ पुकार, ये मांगे थी 21 मांगे, जो मेवाड़ के महाराणा से मांगी गई थी, और मांगने वाला था मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ पुकार हो गया। आगामी प्रश्न है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 70 डिग्री ईस्ट पर राजस्थान का कौन सा शहर है? इसका जवाब है साथियों जैसलमेर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, क्योंकि राजस्थान की जो सीमा है वो 69.5 डिग्री ईस्ट से शुरू होती है। फिर आगामी प्रश्न में ढोल नृत्य सूर प्रबंध अभिनव भट्टाचार्य, ये क्या है? सूर प्रबंध अभिनव भट्टाचार्य। ढोल नृत्य। और एक प्रश्न है सपन प्रिया, बातारी फुलवारी। इनकी बातें हम ये सारी पहले कर चुके हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग इनकी विशेषताएं जो मेरी नजर में है वो मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा। फिर है कि 52 युद्ध जीतने वाला व्यक्ति राजस्थान में कौन सा था? 52 युद्ध लड़ने वाला। इसके बाद है मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले की सीमा कम लगती है? एमपी से कम सीमा वाला जिला, अधिक तो अपने को पता है झालावाड़ है, कम सीमा वाला जिला। फिर एक प्रश्न है उत्तर दक्षिण में सबसे ज्यादा यह जिला उत्तर और दक्षिण में फैला हुआ है, और कौन सा जिला है जो 2 बार इसकी सीमा को टच करता है? किसकी? मध्य प्रदेश की। सबसे ज्यादा सीमा अपने मध्य प्रदेश से लगती है। फिर एक प्रश्न है बिजोलिया, बिजोलिया जागीर के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और बिजोलिया के बाद आगामी जो बिंदु हम लेंगे वो है वागड़ सेवा मंदिर। क्या है? वागड़, वागड़ का अर्थ हो गया मेवाड़, वागड़ सेवा मंदिर, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है उसको वागड़ कहा जाता है। तो साथियों ऊपर से हम लेते हैं सपन प्रिया, किसकी कृति है और इसको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? ये 2-1 साल पहले एग्जाम में आया था। तो सपन प्रिया को बिहारी पुरस्कार मिला था कई साल पहले, और बातारी फुलवारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली मिल चुका है, साहित्य अकादमी प्राइज। और ये दोनों किताब, इनका लेखक कौन है? यानी सपन प्रिया को बिहारी पुरस्कार मिला है, बातारी फुलवारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और इसका लेखक है विजय दान देथा। ये दोनों विजय दान देथा ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें अलेखों हिटलर भी है, इन पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। तो सपन प्रिया का होगा बिहारी पुरस्कार मिल चुका है जो राजस्थान के हिंदी लेखक को, और बातारी फुलवारी को साहित्य अकादमी नई दिल्ली मिल चुका है। फिर आगामी प्रश्न अपने शूर प्रबंध, इसकी रचना किसने की थी? ये महाराणा कुंभा ने शूर प्रबंध की रचना की थी।
और ये जो उपाधि है ये भी महाराणा कुंभा की पदवी है। कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य है। कुंभा कलम और कटार दोनों में एक जैसी प्रवीणता रखते थे। कुंभा ने बहुत सी पुस्तकें लिखी है जिसमें संगीत सार है, संगीत मीमांसा है, सूर प्रबंध है और उसकी जयदेव का जो गीत गोविंद है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी टीका लिखी है। और इनकी जो उपाधियां हैं वो है राणा रासो, सती रासो, इस प्रकार की उपाधियां। अभिनव भट्टाचार्य भी इनकी उपाधि है। और फिर एक प्रश्न है ढोल नृत्य, ये जालौर का है साथियों, किस स्थान का है? जालौर का। और इसकी शैली है थाकना शैली। कौन सी शैली है? थाकना। और 52 युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति जिसको फारस अभिलेखों में हशमत वाला शासक कहा गया है, हशमत वाला शासक, ये है मालदेव। कौन हो गया? मालदेव, जोधपुर का राजा जो राव गंगा का बेटा था। फिर आगामी प्रश्न में मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा वाला जिला ये है साथियों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की एकदम छोटी सी सीमा इसको टच करती है और सबसे ज्यादा जो सीमा टच करती है वो है झालावाड़। फिर आगामी प्रश्न है उत्तर दक्षिण में फैला हुआ जिला ये है साथियों चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़ की सीमा भी 2 बार अलग अलग तरीके से फैल करके इसको मध्य प्रदेश को टच करती है। फिर आगामी प्रश्न अपने एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई क्या था? ये साथियों मौर्य काल में भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी था। मौर्य काल में भूमि कर वसूल करता अधिकारी, इसका नाम था एग्रोनोमाई। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक ये थे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। बिजोरिया की हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बिजोरिया किसान आंदोलन जो है ये 1897 से 1941 तक 3 चरणों में चला था। भारत का पहला किसान आंदोलन था और भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। तो बिजोरिया रियासत का संस्थापक कौन था? ये था साथियों अशोक परमार। और आंदोलन शुरू करने वाला व्यक्ति था, किसान आंदोलन शुरू करने वाले ये थे साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास के सहयोगी एक चारण भी थे, उनका नाम था फतेहकरण चारण। ये इस आंदोलन के प्रारंभिक चरण के नेता थे। बाद में विजय सिंह पथिक भी इसमें आए थे। अपने माणिक्यलाल वर्मा, दीनबंधु चौधरी, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, न जाने कितने लोगों ने बिजोरिया किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया था। तो बिजोरिया किसान आंदोलन की कई चीजों की हम चर्चा करेंगे कि मेवाड़ की कुल रियासतें कितनी थी? मेवाड़ की 84 रियासतें थी। और यहाँ टैक्स जिनको हम लाग बाग कहते हैं, क्या कहते हैं? लाग बाग, जिसको आधुनिक रूप में टैक्स कहते हैं, वो भी 84 प्रकार के टैक्स बिजोरिया में चल रहे थे जिनका किसानों ने विरोध किया और अंततः किसान इसमें विजयी रहे थे। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोरिया किसान आंदोलन की जांच के लिए गठित किया गया था। फिर साथियों एक प्रश्न मैं ले रहा हूं यहां मेंटल एबिलिटी का, वो है ट्रबल, TROBLE। ट्रबल को कितने क्रमों से अलग अलग लिखा जा सकता है या कितने प्रकार से, कितने क्रम या प्रकार से अलग अलग लिखा जाता है? मेंटल एबिलिटी का प्रश्न है। तो साथियों इसके लिए बहुत इजी तरीका है कि नंबरिंग शुरू करें आप दाएं साइड से, यानी पहला अक्षर E है, दूसरा L है, तीसरा B है, चौथा U है, पांचवा O है, छठा R है और सातवां T है।
इनको आपस में गुणा करते जाओ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 30 और ये हो गया 7। इनको हम करेंगे इस प्रकार। जब हम इनको गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5040। यानी प्रबल को 5040 प्रकार से लिखा जा सकता है, अलग अलग इन अक्षरों को, शब्दों को काम में लेते हुए। तो साथियों, आगामी जो हमारा वीडियो है उसमें हम गणित के और मेंटल एबिलिटी के, कंप्यूटर के और विज्ञान के प्रश्न करेंगे। कल वो डाल देंगे, आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। ध्यान से इनको आप देखें, पढ़ें और पढ़ने के साथ समझें और इनको याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद।